साक्षी तो नाम रूप को याद नहीं रख सकता, तो उसके बाद याद रखने के लिए कोई उपाधि है ही नहीं। इसीलिए ये साक्षी निरपेक्ष होता है। जैसे आपने व्यापक प्रचुर प्रकाश के स्थिति में एक स्फटिक को रख दिया तो स्फटिक में कुछ रिफ्लेक्शन होता है, वो स्फटिक नहीं रखा तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा, उतना ही है। वो रख दिया तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसलिए प्रकाश रहना, प्रकाश के अस्तित्व को जानना, ज्ञान का अस्तित्व को जानने के लिए कोई वृत्ति चाहिए। ज्ञान का अस्तित्व को जानने के लिए क्या चाहिए? कोई विषय का ज्ञान चाहिए, वृत्ति चाहिए। विषय ज्ञान नहीं है, वृत्ति नहीं है, तो ज्ञान का अस्तित्व स्वरूपतः अनुभूत होता है। उसको यह ज्ञान ऐसा नहीं जान सकता, चिद रूप से अनुभव होगा, उसका कभी निवारण नहीं कर सकते आप। चिद रूप का जो अनुभव है उसका कोई निवारण नहीं कर सकते, इसीलिए उसकी व्याख्या भी नहीं हो सकती। चिद रूप के अनुभव के आधार पर बाकी सबका अनुभव हो रहा है। दृष्टृत्व, ज्ञातृत्व आदि सबका अनुभव चिद रूप अनुभव के आधार पर हुआ है। ये बैस है, इसलिए इसकी व्याख्या करने के लिए आपको दृष्टृत्व लाना पड़ेगा। चिद रूप का अनुभव क्या है व्याख्या करने देखो, ये देखता है, जानता है, इसलिए चित है बोलना पड़ेगा, है? तो जानता है, जानकारी नहीं लाना पड़ेगा, तो वो तब क्या होगा? वो विज्ञानमय पुरुष, वो विज्ञानमय पुरुष हो जाएगा। विज्ञानमय पुरुष का मतलब जीवात्मा, तब उसको हम चिदाभास कहते हैं। वो प्रतिबिंबित चैतन्य में आ जाता है, उसके बिना उसका स्वरूप व्यापक है। वो जो चित्त का स्वरूप जो व्यापक है, जिसमें कोई जानकारी की मतलब अस्तित्व, जानकारी रहे न रहे तब भी एक रूप में जो चित्त रहता है, वो चित्त सभी वस्तु में व्याप्त है। जिसके साथ बुद्धि संबंध होगा उसमें जानकारी पैदा होगी, उसको उसमें कॉन्शियसनेस आ जाएगा, उसको आप प्राणी कहेंगे। और जिसके पास ये बुद्धि संबंध वृत्ति नहीं है उसके पास भी वो चित्त रहेगा, किंतु वो कॉन्शियसनेस रूप में प्रकट नहीं होगा। ऐसा है, समझ में आया? ये व्यापक चित्त को जो स्वरूपतः चित्त है उसको आप बुद्धि वृत्ति संबंध मान करके ही कॉन्शियसनेस मानते हैं। जितने भी आप कॉन्शियसनेस की बात करते हैं बुद्धि के ज्ञान को कहते हैं। आप ये कहेंगे कॉन्शियसनेस है किंतु ज्ञान नहीं है, ऐसा होता है क्या? ऐसा कहीं भी नहीं कह सकते। कॉन्शियसनेस है ज्ञान नहीं है नहीं कह सकते, ज्ञान है कॉन्शियसनेस नहीं है ये भी नहीं कह सकते। तो इसीलिए बुद्धि वृत्ति का कोई विषय संबंध, वो स्मृति रूप में हो या ज्ञान रूप में हो, एकाग्रता रूप में है, समाधि रूप में, किसी भी रूप में मान लीजिए, बुद्धि वृत्ति का संबंध चाहिए, वहां बुद्धि का संबंध चाहिए, तब जाकर के बोल। समाधि में भी है वो बुद्धि का संबंध है, वह बुद्धि तो वह नष्ट नहीं होता है। तो उस स्थिति में रहते हुए ही आप उसको कॉन्शियसनेस नाम देते हैं। ये तो और ज्यादा गहराई में है। वो कहता है कि ये बुद्धि वृत्ति कब प्रकट हुई? जब प्रकट नहीं हुई तब भी वो वहां उस रूप में व्यापक रूप में स्थित है। जैसे प्रकाश के सामने स्फटिक लाया, वो बुद्धिवृत्ति को लाना है, स्फटिक महत्त्व को प्रकट करना, महत्त्व को प्रकट किया तब तो वो रिफ्लेक्ट हुआ। यदि नहीं किया, नहीं है, तो प्रकाश तो वहां है। जैसा बहिराकाश में प्रकाश है, ये तो आप साइंस जानने वाले जानते हैं कि यहां से बहिराकाश में जाएंगे, वहां भी प्रकाश है क्योंकि सूर्य तो है ही वहां, किंतु वहां प्रकाश है करके पता नहीं चलता है ना, पता नहीं चलता। क्यों नहीं पता चलता है? प्रकाश है करके आप बोल ही नहीं सकते वहां, क्योंकि वहां प्रकाश को रिफ्लेक्ट करके निकालने के लिए कुछ नहीं है। तो वहां वो तो ये जितने भी ये उपग्रह छोड़ते हैं ना, वो सैटेलाइट जितने भी छोड़ते हैं सब जो है ये सूर्य ताप से ही चलते हैं। उसमें आना ये सब जो भी काम होता है उसमें वो एनर्जी उसी से लेते हैं। अब वो वहां जाने से वहां प्रकाश का कोई पता ही नहीं चले। लेकिन अंधेरा भी नहीं, अंधेरा का भी पता नहीं चलता, प्रकाश का भी पता नहीं चलेगा। जैसा ये लाइट दिखाई दे रहा है वैसा है ही नहीं वहां, ऐसा बोलते हैं। हम तो गया नहीं है लेकिन जो गए हुए हैं वो बोलते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? यही हमारा चित्त है।
वहां होता हुआ भी उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए कुछ नहीं है, इसीलिए वो ज्ञान के रूप में, प्रकाश के रूप में भी नहीं है। जब वो रिफ्लेक्ट करने के लिए कुछ भी आ जाता है तब वो प्रकाश के रूप में दिखाई पड़ेगा, लाइट के रूप में दिखाई पड़ेगा। हम तो मंद बुद्धि है, जिस लाइट को जानते हैं यही करके हम व्यवहार करते हैं। आपको जब बाहर ले जाएगा तब आपको पता चलेगा वो है ही नहीं। तो वो पूछते हैं कि प्रकाश है करके कैसे बोलेंगे? आप स्वयं प्रश्न करेंगे, यहां प्रकाश है करके क्या प्रमाण है आपके पास? इसीलिए उसके बारे में नहीं बोलते, क्योंकि जब भी हम बोलते हैं बुद्धिवृत्ति को संबंध करके बोलते, तो उसको छोड़ने के बाद चित्त स्वरूप में वहां कुछ भी नहीं है। कुछ अंदाज हो रहा है जो बोल रहे हैं? कुछ समझ में आ रहा है? नहीं, अभी इधर उधर मतलब जाना पड़ा, सच्चिदानंद में किसी का कंपेयर नहीं करना। हाँ, चित्त जो बोल रहा है अभी ब्रह्म है वो तो है ही, क्योंकि उसको अब्रह्म करने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, वो व्यापक ही है। जब वो सब कुछ आपने हटा दिया तो क्या रहेगा वहां? हाँ, वो ब्रह्म, क्योंकि आपको ब्रह्म का जानने वाले नहीं है ना। अभी आपको कहेंगे देखो जिसको हमने चित्त कहा वो ब्रह्म है, तो पूछेंगे वो ब्रह्म क्या है, तो वो चित्त है। तो ऐसा ही कर सकते हैं। हाँ, इसी में दोनों में से एक को आप पकड़े करेक्ट हो जाए। तो मतलब ये चित्त को, सच्चिदानंद में जो चित्त है वही एक चित्त है। उसको कभी वहां ब्रह्म कह देता है, यहां कभी चित्त कह देता है, कभी सत कह देता है। अब वो ये कोई भी चीज किसी का ज्ञान में नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? वो जब आपको जब शब्द ब्रह्म शब्द आपको पता है तो आपको बोलेंगे देखो जिसको हम बोल रहे हैं वो ब्रह्म है। तो अब फिर आप पूछेगा ये ब्रह्म वास्तव में क्या है, तो अभी हम जिसकी व्याख्या किया वही ब्रह्म है बोलना पड़ेगा। तो ऐसे ही होता है। इसीलिए उसको ब्रह्म भी कह सकते हैं, क्योंकि अब्रह्म कहने के लिए वहां कुछ नहीं है उसके पास। वो ब्रह्म नहीं है सिद्ध करने के लिए कुछ नहीं है, वो चिद रूप में है। तो अब क्या हुआ, यहां सबसे बड़ा प्रश्न ये सामने खड़ा हो जाता है कि उसको चित्त करके, कॉन्शियसनेस करके कैसे आप सिद्ध करोगे? प्रश्न समझ में आया कि वो कॉन्शियसनेस है, ये जड़ है, ये कॉन्शियसनेस है, ऐसे विवाह करते जा रहे हैं हम। तो वो जिसको आप बोल रहे हैं चित्त, चित्त स्वरूप, वो कॉन्शियसनेस है, ऐसा कैसे आप सिद्ध करोगे? चिति रूपः ये बोलते हैं, ये योग सूत्र में भी है और इधर हमारे इसमें वेदांत में इसको ज्ञान के लक्षणा कहते हैं। हम वेदांत में क्या है प्रयोग करते, शब्द प्रयोग करते। ये शब्द प्रयोग सब इनके पास नहीं है, सांख्य के पास नहीं, ये इनके पास कम ही है। हमारे को पूरा सिस्टम साइंटिफिकली बना के परफेक्ट रखा है, और कोई भी बोलेगा हम उसी ढंग से शब्द प्रयोग करके उसको समझा देते। इनके पास ये शब्द प्रयोग नहीं है, इसीलिए हम समझ नहीं पाते। वो वेदांत जिसको लक्षणावृत्ति से कहते, वेदांत कहते हैं सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म में ज्ञान जो है लक्षणा से है। इसका मतलब ज्ञान जहां से प्रकट होता है, जिसके रहने पर ज्ञान होता है, जिसके नहीं रहने पर ज्ञान नहीं होता है, या ज्ञान जिसका, ज्ञान का जो मूल है वो आत्मा है। जो ज्ञान है वो तो बुद्धिवृत्ति के संबंध में है। यही चीज वो बोलते हैं इस प्रकार से, बुद्धिवृत्ति के संबंध करके आप ज्ञान कहते हो। ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान सब जो कहते हो बुद्धिवृत्ति के संबंध से कहते हो। अब वो बुद्धिवृत्ति के संबंध छोड़ेंगे कैसे? बोलते हैं वहां से लक्षणा करो। लक्षणा करने का मतलब क्या है? यहां से एटमॉस्फेयर से बाहर जाना, बहिराकाश में जाना। बहिराकाश में जाने से वहां जाकर के आप प्रकाश है सिद्ध करो, हो सकता है? नहीं हो सकता है। कुछ रिफ्लेक्ट कराना पड़ेगा, तब कोई वस्तु रखेंगे तब आपको पता चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। यही है, इसीलिए दोनों एक ही है। वही चित्त को बोल रहे क्योंकि दूसरा कोई चित्त है ही नहीं। बोलने की शैली है। हाँ, जब क्या बुद्धि भी रहता है ना, विवेक ख्याति में, विवेक ख्याति क्या है? इनके ये बुद्धिवृत्ति के संबंध में है, ये प्रकृति के पक्ष में है। हाँ, प्रकृति के पास है। विवेक ख्याति कहो कुछ भी, उसके पास कुछ नहीं है। वो तो बिल्कुल क्या है, वो निकम्मा है, उसके पास कुछ नहीं है। आप विवेक ख्याति भी कहते हैं, वो बुद्धिवृत्ति है, प्रकृति के संबंध में है। प्रकृति के शुद्ध अंतःकरण की जो सात्विक बुद्धि बना है वो है, और आपके जो असंप्रज्ञात समाधि है, समाधि संप्रज्ञात है, सब इधर है। उधर जाता ही नहीं कुछ, उधर उससे कोई संबंध नहीं हो सकता। वैराग्य और अभ्यास से
विवेक के आदमी में जाता है। हाँ जी, विल नॉट वर्क। हाँ हाँ, नहीं होगा। तो मैं इसलिए बोलता हूँ वहाँ मतलब प्रकृति की वजह से मालूम पड़ता है। हाँ, इसीलिए तो भोग अपवर्ग दोनों कौन दे रही है? प्रकृति दे रही है ना। प्रकृति का अस्तित्व का आधार ही, क्या वो सूत्र आया था ना, दृश्य नहीं, क्या है, दृश्य से आत्मा। ये दृश्य से आत्मा, दृश्य का जो स्वरूप है वो इसके कारण ही है। दृष्ट दृश्यो संयोग तदर्थम दृश्य से आत्मा, तदर्थम दृश्य से आत्मा, ये सूत्र है वहां। तदर्थम माने वो पुरुषार्थ सिद्ध करने के लिए ही ये दृश्य रूप से प्रकृति स्थित रह रही। तो वो जो आपके विवेक ख्याति है वो भी दृश्य कोटि में आ जाता है। समझ रहे ना? तो अभी हम क्या प्रयास कर रहे हैं, ये जो शुद्ध चित्त है जिसको हम वेदांत में लक्षणावृत्ति से जानने के लिए कहते हैं आत्मा का स्वरूप, वो शुद्ध चित्त, और जो जिसको हम चैतन्य कहते हैं, कॉन्शियसनेस कहते हैं, उसमें भेद बता रहे हैं। ये हम योग सूत्र में भी ये बताए थे, इसके इसी व्याख्या किए थे। तो चित्त और चैतन्य में भेद बता रहे हैं। चित्त रूप से वो सर्वत्र व्यापक है और चैतन्य रूप से वो केवल प्राणी में है, दूसरे में नहीं। अब समझ में आया? हाँ, उसके पास है, इतना ही है, वो नहीं है। वो चित्त है, वहां चित्त भी है, सत्व भी है, आनंद भी है, लेकिन जिसके पास बुद्धि है उसको चैतन्य है, उसको हम कॉन्शियस वस्तु बोलते हैं। तो ये अनकॉन्शियस हो गया, जड़ हो गया, है ना। इस दृष्टि से तो ये व्यापक जो तत्व है उसको अभी कॉन्शियस कहने के लिए हमारे पास आधार जो है, ये लास्ट में जो हो रहे बुद्धिवृत्ति है। ये जो लास्ट में जो हो रहे बुद्धिवृत्ति जैसा विवेक ख्याति है, या असंप्रज्ञात समाधि के अंतिम क्षण में जो रहता है, इसलिए वो कहते हैं असंप्रज्ञात समाधि में जाना चाहिए। और वेदांत क्या कहता है, आपको ब्रह्माकार वृत्ति से, ब्रह्माकार वृत्ति में स्थित होता होता उसी से लक्षणा करना पड़ेगा। ब्रह्माकार वृत्ति में रहता हुआ आप उस वृत्ति के स्वरूप को छोड़ेंगे तब लक्षणा से होगा। और तत्वमसि भी वही कहता है कि सच्चिदानंद ब्रह्म है, उसमें त्वम पद का और तत्पद का दोनों को शोधन करेंगे। शोधन करने के बाद क्या रहेगा, त्वम पद में जितने बुद्धिवृत्ति का संबंध है सारा निकालेंगे, और तत्पद में भी जो सृष्टित्व, सृष्टिकर्तृत्व, सर्वज्ञत्व आदि जितने लक्षण है ब्रह्म का वो भी निकालेंगे। उसके बाद क्या शेष रहेगा, जो शेष रहेगा वही ब्रह्म का स्वरूप है। वो दोनों में एक है, वो दोनों में एक नहीं है, सब में एक है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये साक्षित्व जो भाव है इसका, ये चित्त का स्वरूप से, इसको अभी तक दूसरा जो है प्रकार से अब समझाने की प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि ये चित्त का स्वरूप ही ऐसा है, कोई प्रक्रिया वहां चल ही नहीं सकती, लक्षणा करनी पड़े। वेदांत उसको लक्षणा कहते हैं, क्योंकि वेदांत इसको पूरा रिसर्च करके वहां तक पहुंच गया, इधर क्या करना चाहिए। उन्होंने फिर क्या किया, बाकी जो न्यायिकों के पास, जो वैयाकरणी के पास जो है वहां से सब लिया है। ये लक्षणावृत्ति शब्द आपको श्रुति में कहीं भी नहीं मिलेगा, श्रुति का नहीं है, वो ऐसा है, वो सबके ऊपर खड़ा होकर के फिर अपने सारा बुद्धि को संभाल करके लाया है, और फिर वो श्रुति में जोड़ दिया है, वो उसको प्रक्रिया समझाने के लिए। इसलिए वो कंप्लीट प्रक्रिया है, यहाँ इनकम्प्लीट दिखता है, इसलिए कि ये कहीं जोड़ने के लिए उन्होंने कुछ बताया नहीं है। अब वो कैसे आप जोड़ेंगे, इतने में कहाँ जोड़ेंगे। तो लक्षणावृत्ति जो वहां कह रहे हैं वही चीज है यहाँ। तो इसीलिए दृष्टत्व साक्षित्व कोई भी आप रखो, क्योंकि साक्षित्व को वेदांत में भी मुख्य नहीं माना है। साक्षित्व केवल प्रक्रिया है, साक्षी होने के बाद आपको स्वरूप ज्ञान फिर ब्रह्माकार वृत्ति से ही होगा। ब्रह्माकार वृत्ति के बाद वहां लक्षणा करके तभी वहां से होता है। इसीलिए ये जो भी प्रक्रिया वहां अपनाए हैं वो सारे वो वेदांत अन्य से संबंध करके लिया, अन्य से जो भी लेना है वो लिया, क्योंकि लक्षणा शब्द वहां जो है जहद लक्षणा, जहद अजहद लक्षणा इत्यादि सब कहते हैं, वो सब अन्य से लिया। ये कोई श्रुति का, कहीं भी श्रुति में ये नहीं मिलता है, वो प्रक्रिया पूरे करने के लिए लिया है। और अनुभव वहां प्रमाण है, आचार्य लोग उसका अनुभव के प्रमाण के आधार पर उसी को सिद्ध कर दिया। और यहां आने पर अभी हम कितने भी घंटों तक आपको बोलते रहेंगे ये चित्त का स्वरूप कैसे समझना है। ये जब तक आप थोड़ा उसमें आगे बढ़ेंगे, अनुभव करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, तब तक समझ में नहीं आए। अब मेरे बुद्धि में रहने पर भी मैं
कितना भी कैसा भी समझेंगे, आपके बुद्धि में जो है पहले उसको हटा करके ही समझा सकता, और कोई रास्ता नहीं है। तो आपको उदाहरण देने के लिए ये बहिराकाश का उदाहरण है। अब जो बहिराकाश के बारे में जानता नहीं है, जो बहिराकाश में गया नहीं, वो कैसे समझेंगे वहां क्या होता है। तो वो उदाहरण दे सकता है। एक उदाहरण मिला है कि जिसमें प्रकाश होता हुआ भी पता नहीं चलता, सब कुछ होता हुआ भी पता नहीं चलता। ऐसा होता है कि हमारे सामने ही होते हुए हम उसको देख नहीं पाते। ऐसा होता है कि वायु, ये प्रकाश, ये सब उसका दृष्टांत है। ऐसा इसका स्थिति है। सिद्धम च साक्षित्वमस्य पुरुषस्य। अब उस स्थिति में कैवल्यम, वो केवल भाव में रहेगा। यदि उस स्थिति से उसको आप देखेंगे, वो केवल भाव में ही रहता है। उसमें जो जो बन करके आ जाता है, तो इसीलिए उसी में आ जाता है। क्योंकि हम जब पुरुष प्रकृति को देखते हैं, दो समझेंगे, एक पुरुष दूसरा प्रकृति। अब यही सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। हमारी बुद्धि ऐसी है कि आपको दो बताते ही दो नंबर मन में आ जाएगा, एक ये दो ये, एक ये दो, ऐसा आ जाता है। उसके बाद क्या करता है आप तुरंत, उसके बाद क्या करता है मन में, ये दोनों को दो स्पेस दे देता है। उसके बिना आपको ये, आपका मन इसको ग्रहण नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है? आपको कहा दो वस्तु है, मैंने कहा दो आदमी है। दो आदमी को आपने समझ लिया, दो आदमी है। और दो आदमी को आपने मन में कैसे समझा? दो आदमी को दो स्पेस दे दिया, मतलब दो आदमी को आपने पहले परिचिन्न कर दिया, ठीक है ना। उसको परिचिन्न करके कुछ ना कुछ आकार बना करके दो दे दिया। अभी ये पुरुष और प्रकृति कहते समय आपके पास दो नंबर आ गया। दो नंबर आते ही आप क्या करते हैं, उसको दोनों को परिचिन्न कर देता है। परिचिन्न करने पर क्या है, हमारा सारा सब कुछ गड़बड़ में आ जाएगा। क्योंकि दोनों पुरुष प्रकृति का दोनों लक्षण में परिचिन्न करने के लिए कुछ नहीं है उनके पास। ये दोनों अपरिचिन्न है, दोनों सर्वव्यापक है। दो हो सकता है, ऐसा है ना। इसलिए मैं वही बात बता रहा हूं आपको। जब दो कहेंगे, दोनों को हम अपरिचिन्न कहेंगे, तो आप समझ ही नहीं पाएंगे। आप बोलेंगे, वो बोलेंगे एक ही हो सकता है अपरिचिन्न, दो कैसे हो सकता है। इसीलिए कि ये हम दो जब कहते समय, अभी सांख्य अपने सिद्धांत में दो कह रहा है, ये दोनों एक साथ ही रहने वाले हैं, और लक्षण से उनका दो भेद होता है। एक साथ रहने का मतलब देश परिच्छेद कर दिया आपने। अब ये देश परिच्छेद किए बिना, संख्या परिच्छेद किए बिना आप इस वस्तु को समझ नहीं सकते हैं। इसीलिए जबरदस्ती आप कुछ ना कुछ परिच्छेद लगा देते हैं। किंतु देश परिच्छिन्न भी उत्पत्ति के बाद आता है, काल परिच्छिन्न भी उत्पत्ति के बाद आता है, संख्या परिच्छिन्न भी उत्पत्ति के बाद आता है, और आकार आदि जो परिच्छेद है सारे कुछ उत्पत्ति के बाद आता है। और ये जो बात कर रहे हैं उत्पत्ति की पहले बात कर, है ना। टाइम एंड स्पेस का उत्पत्ति ही नहीं है, तो उसके उत्पत्ति मतलब जिसको लेकर के आप गणना करते हैं। जैसा अभी 1 2 3 4 के गणना कर रहे हैं, ये मन में बैठा है, तो आप वो छोड़ करके आपको चिंतन करने के लिए बोला तो आपका दिमाग ही फट जाएगा, वो चिंतन नहीं कर सकता। वो कैसे चिंतन करेंगे? क्योंकि टाइम स्पेस को, आकार को लेकर करके वो चिंतन कर सकता है, उसके बिना चिंतन नहीं कर सकता है। इसलिए दो बोलते ही आप पूछेंगे दोनों सर्वव्यापक है, दोनों सब मिला हुआ है, दोनों कैसे होगा, दोनों को कैसे मिलाएंगे, कैसे दोनों मिलाएगा तो एक हो जाएगा, है ना। ये कहते हैं कि ये दोनों, आप जिससे दो की व्याख्या करेंगे, वो दो की व्याख्या यहां काम नहीं करेगी। क्योंकि दो की व्याख्या के लिए आपको देश परिच्छेद, काल परिच्छेद, वस्तु परिच्छेद, क्रिया परिच्छेद, इनमें से कोई एक चाहिए। 2 3 4 सब बनाना होगा ना। यह तो काल परिच्छेद से बनाएंगे, पूर्व काल में एक आया, उत्तर काल में दूसरा आया, समझ रहे हैं। काल परिच्छेद से पूर्वापर काल परिच्छेद करेंगे, और नहीं तो देश परिच्छेद, उस देश में है एक, इस देश में दूसरा है, समझ रहे हैं। और तीसरा है वस्तु परिच्छेद, वो उधर है वो इधर है, कुछ ना कुछ करके वस्तु परिच्छेद मान सकते हैं लक्षण से लेकर के। 14 है क्रिया परिच्छेद, तो उसमें वो क्रिया हो रही है, इसमें ये क्रिया हो रही है, इसलिए वो दोनों अलग अलग है।
किंतु ये जितने परिच्छेद आप मानेंगे ये सारे परिच्छेद साम्यावस्था प्रकृति में भी काम नहीं करेगी और चित स्वरूप पुरुष में भी काम नहीं करेगी। तो क्या करेंगे? तब आपको परिच्छेद में लाना पड़ेगा। परिच्छेद में लाने के लिए ही हम यहाँ महातत्व को लाते हैं, महातत्व से ला करके सृष्टि को शुरू करते हैं। तो परिच्छेद में लाए तब जा करके हो सकता है। तो ये लक्षण है करके इसको बोलेंगे, ये लक्षण है करके इसको बोलेंगे। इसलिए जहां आपको एक लक्षण मिलेगा वहां दूसरा भी मिलता है, किंतु दोनों का भी मिला हुआ नहीं है। ऐसा है, दोनों मिला हुआ एक ऐसा नहीं है। एक में पूरा प्रकृति का गुण है, एक में पुरुष का गुण है। बहुत पुरुष के बाद तो बताया ना, बहुत पुरुष तो केवल बुद्धि के संबंध करके है। बहुत पुरुष कैसे मानेंगे? नहीं, अभी ये देखिए अभी ये जो अभी इसमें कहा है ना, नहीं देखिए वहां समस्या ये है कि पुरुष बहुत तो आप किन कारणों से माना, सारा कारण को देखिए। वो सारा कारण क्या है? जनन मरण, जनन और मरण कारणानाम प्रतिनियमात, और जनन मरण कारण का प्रति हो गया आयुगवत प्रवृत्तेश्च। तो जनन मरण कारण का प्रतिनियम किसको लेके हो रहा है? जनन मरणादि को लेके हो रहा है। ये सारे उसके संबंध करने के बाद, बुद्धि के साथ संबंध करने के बाद, परिच्छिन्न करने के बाद, जिसको हम अंधकरण उपाधि जीव कहते हैं, वही है वो। तो कैवल्य आने के बाद किसको कैवल्य आएगा? अब ये है। तो कैवल्य आने के बाद, अभी कैवल्य का मतलब दो मिला हुआ है, दोनों में हम अलग कर रहे हैं। अभी 5 लोग हैं, हाँ 5 पुरुष हैं जी, अभी कैवल्य आ रहे हैं। हाँ इसके बाद फिर कितना रहेगा? वही है। कैवल्य आने के बाद जिसको केवल हो गया वो तो केवल एक बन गया, बाकी जितना भी है अनेक रहे। ना नहीं, कैवल्य का अर्थ क्या है? वो पहले मिला हुआ जान रहे थे, अब वो मिला हुआ नहीं जानता है, यही कैवल्य। इसमें कुछ अवस्था विशेष नहीं होता है, वो कोई अवस्था विशेष आदि विशेष नहीं कहता है। मतलब जो आप अभी शरीर आदि के साथ मिला हुआ अपने को जान रहे हैं, बाद में आप शरीर आदि को मिला हुआ नहीं है ऐसा चिद रूप से अपने को जानता है, इतना ही कैवल्य। चित्त का कैवल्य स्वरूप स्थिति है। स्वरूप स्थिति का मतलब अब वो स्वरूप से अन्यत्र आप मान रहे हो उसको। अन्यत्र किस में मान रहे? शरीर आदि में मान रहे। तो शरीर आदि से आप पृथक करके उसको जानता है। यद्यपि वो शरीर आदि में है तो भी असली में वो शरीर आदि में नहीं है ऐसा जानता है, उसका स्वरूप ऐसा नहीं है। इसीलिए एक से दूसरा मिला हुआ अलग कर रहा है ऐसा नहीं है। जैसे दूध और पानी मिल गया, दूध को अलग कर दिया, पानी को अलग कर दिया, ऐसा अलग नहीं है। अलग जानना है, और जानने की प्रवृत्ति ये विवेक ख्यादि ये महातत्व में ही होगी। वो जानते रहेंगे, विवेक आदि अलग करके जानते रहेंगे। इतना जानने मात्र से ही उसको मुक्त मानते, क्योंकि गुणा गुणेश वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते कहा। वो असंग तब होता है, गुणाः गीता में कह रहे हैं ना, गुणाः गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। तो गुणेषु च आसंगः पुरुषस्य बंधनस्य कारणम, भाष्यकार वो सब कहते हैं। अब 14 अध्याय पढ़ के देखिए, आपको पूरा स्पष्ट हो जाएगा। 14 अध्याय में इसी के बारे में कहा है। तो गुण गुण में रहता है, और उससे उतना जानने से उससे असंग हो जाता है। अभी क्या है, गुण मेरे में रहता है, मैं गुण में रहता हूं। गुणेषु च संकः प्रकृतिस्थत्वाक्य अविद्या, ऐसा बोलते हैं भाष्यकार। प्रकृति में स्थित होना ये अविद्या है, ये ज्ञान है। मतलब प्रकृति का स्वरूप सारा मेरे में मान लेना, ये अविद्या है। प्रकृति प्रकृति में है, पुरुष पुरुष में है। पुरुष का स्वरूप ये है, प्रकृति का स्वरूप ये है। इसका मतलब आपने कोई अलग नहीं किया, कुछ क्रिया से कुछ अलग नहीं किया, ज्ञान से अलग किया। इसलिए उसको वो गुणातीत कह रहे। तो गुणातीत हो गया, यहां से उठ करके ऊपर चला गया या उधर से अलग हो गया, ऐसा नहीं। जब गुणातीत होने के बाद शरीर उसका बिगड़ गया, ऐसा भी नहीं होता है ना। तो ये ज्ञान क्या है? क्योंकि अज्ञान से वहां संबंध किया, उस ज्ञान से ही उसको अलग किया। और जो मिला हुआ मान रहे हैं वो भी आप अज्ञान से, पुरुष और प्रकृति को अभी जो मिला हुआ मान रहे हैं वो अज्ञान से। वो आगे आएगा, अगले श्लोक में आने वाला 20वें कार्य का। वो मिला हुआ मान रहे हैं अज्ञान के कारण, अज्ञान ही ये मिलाने वाला है। क्रिया से किसी भी चीज को हमने मिलाया नहीं, क्रिया से ये मिला नहीं सकते, क्योंकि क्रिया उत्पन्न होने के पहले की स्थिति है ये।
क्रिया बाद में उत्पन्न होती है। जो अहंकार तत्व से आगे क्रिया उत्पन्न होती है, अहंकार तत्व के पीछे क्रिया नहीं है, इसीलिए वहां कोई क्रिया के द्वारा मिलाने की बात नहीं है और क्रिया के द्वारा अलग भी नहीं कर सकते। ठीक है ना? तो ये है इसका स्वरूप। जैसे आपने कहा कि अलग किया और मैं जान गया कि मैं पुरुष और प्रकृति अलग है, फिर भी वहां पे द्वैत भाव तो रहेगा ना? द्वैत भाव रहेगा, कैसे रहेगा ये तो विचार करेंगे। द्वैत भाव रहेगा कि नहीं रहेगा, द्वैत भाव कहाँ रहेगा ये प्रश्न होगा। जिसमें आप द्वैत भाव रखेंगे वो आपको हम प्रकृति कहेंगे। नहीं तो प्रकृति में नहीं, अभी देखिए, द्वैत भाव रहने के लिए दोनों का अलग अलग रहना पड़ेगा। तो द्वैत भाव किस में रखेंगे आप? प्रकृति में, प्रकृति में रखेंगे ना। तो प्रकृति में द्वैत भाव रखेंगे किसके साथ तुलना करके? पुरुष के साथ तुलना करके। तो पुरुष के साथ तुलना करके प्रकृति में जो द्वैत भाव रख रहे हैं, वो द्वैत भाव किसको हो रहा है? पुरुष को हो रहा है कि प्रकृति को हो रहा है? वो साक्षी तो है पुरुष उसका, नहीं होता है। देखिए, ये द्वैत भाव रखने के लिए हमें सृष्टि के विषय चाहिए, और जिसको हम प्रकृति में लेकर के, अभी आप सामान्य बुद्धि से सोच करके बोलेंगे कि ये एक है, ये एक है, ये एक है, ये द्वैत हो गया, ये मैं बुद्धि में रख रहा हूं, बुद्धि में रख रहा हूं, ये है कि ये है। हम उस स्थिति की बात कर रहे हैं जहां ये और ये जो भाव बुद्धिवृत्ति वो प्रकृति में ही रह जाता है। वो बुद्धिवृत्ति को उसी के साथ कंपेयर करने के लिए कुछ नहीं रहता है। कंपेयर करने के लिए जो ऑब्जेक्ट, तो आपके पास जो ऑब्जेक्ट है ना, वो तो पुरुष स्वयं है। वो पुरुष स्वयं, जैसा आप स्वयं होता हुआ आप अपने को अलग कर सकते हैं, अलग करके देख सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि अपने को अलग करने के लिए आपसे अलग कोई चीज चाहिए। जिसको अलग करके आप दिखाएंगे वो प्रकृति में आ जाएगा। ये हम बाद में बताएंगे इसकी प्रक्रिया। ये मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड इसलिए क्योंकि हम उस दृष्टि से मन को काम नहीं कर रहा है, अभी उस दृष्टि से सोचा नहीं है। तो जब द्वैत हम बोलेंगे, इस स्थिति तक के नीचे तक द्वैत है, वो तो पक्का है। महतत्व में, अहंकार में, यहाँ भी किसके साथ जोड़ के अभी जनन मरण कारणानां प्रतिनियमाद, ये सब जो द्वैत में ही है, सब जगह द्वैत है। किंतु जहां प्रकृति पुरुष का विवेक की स्थिति को बोलेंगे, वहां द्वैत का अनुभव आपको नहीं होगा। थियोरेटिकली आप कह सकते हैं पुरुष और प्रकृति दोनों तत्वों का आपने माना है, दोनों तत्व परम तत्व माना है, इसीलिए दोनों तत्वों का लक्षण अलग अलग है, इसीलिए द्वैत है। थियोरेटिकली बोल सकते हैं, किंतु प्रैक्टिकली आप इस द्वैत का भाव कहां रखेंगे? यदि द्वैत का भाव वहां भी है तो समाधि में आपको द्वैत का भाव का अनुभव होना चाहिए था, नहीं होता है। सुषुप्ति में द्वैत भाव का अनुभव होना चाहिए था, नहीं होता है। वो श्रुति स्वयं कहती है सुषुप्ति और इसमें द्वैत भाव का अनुभव नहीं होता है। तो जब द्वैत भाव का अनुभव करने के लिए दोनों ऑब्जेक्ट को समभाव में उपस्थित होना पड़ता है। अब वो एक ऑब्जेक्ट उपस्थित होंगे, दूसरा नहीं होंगे, तब तो द्वैत भाव उस स्थिति में नहीं कर सकता। बाद में आपके कर सकता है, बाद में जब आपको दोनों विकार होगा तब कर सकता है, बोल सकता है कि अब वहां भी जो है ज्ञान था अज्ञान था, ये कुछ ना कुछ लक्षण लेकर के बोल सकता है। वहां अनुभव के स्थिति में द्वैत भाव नहीं कर सकते। तो वहां केवल शुद्ध चैतन्य, हाँ ये है। और थियोरेटिकली जब बोलेंगे तो सांख्य मत द्वैतवादी ही है, इसमें संशय नहीं है, द्वैतवादी ही है वो। क्यों? पुरुष और प्रकृति को नित्य माना है। जैसा हम ब्रह्म को नित्य माना है, एक तत्व को नित्य माना, वैसा उन्होंने पुरुष और प्रकृति को नित्य माना। इसके कारण दो तत्व हो गया, दो तत्व होने के कारण वो द्वैतवादी है। किंतु अनुभव में उस स्थिति में आपको द्वैत नहीं होता है। वो वहां जो अनुभव होता है वो अद्वैत भी नहीं है, द्वैत भी नहीं है, क्योंकि वो अनुभव स्वरूप का है। तो स्वरूप का अनुभव रहते समय दूसरे जो क्योंकि हम जब तक वो प्रकृति के ऑब्जेक्ट को अलग नहीं करेंगे तब तक हमको वो स्थिति में पहुंचना संभव नहीं। जैसे कोई भी एक वृत्ति रहेगी तो समाधि नहीं होगी, कोई भी एक वृत्ति रहेगी तो सुषुप्ति नहीं होगी। बिल्कुल इसी प्रकार प्रकृति का कोई भी गुण को आदान करके हम आगे बढ़ेंगे तो वो पुरुष का स्वरूप से संबंध नहीं करेगा, मतलब पुरुष का स्वरूप नहीं है वो। तो वहां आप जो शुद्ध सत्व में जो विवेक ख्याति को कह रहे हैं, तो विवेक ख्याति के स्थिति में आप समझ रहे हैं कि वहां दो है। किंतु विवेक ख्याति कब हुई? जब इसको प्रकृति के संबंध करके, प्रकृति का जो शुद्ध बुद्धि है, सात्विक बुद्धि है, जिसके बारे में अगले श्लोक में आएगा, वो चेतन जैसे हो जाती है। वो चेतन जैसे होने वाली जो बुद्धिवृत्ति है, महतत्व है, उसके साथ संबंध करके आप वहां विवेक ख्याति करते हैं। ये अलग है, ये अलग है, इसका स्वरूप ये है सब करके
तो उस समय वहां धो रहेंगे, क्योंकि लक्षण को लेकर के, अनुभव में तो नहीं है। ये 18 और 19 पॉइंट डिफरेंस दिख रहा है। हाँ 18 और 19 पुरुष का लक्षण पॉइंट डिफरेंट दिख रहा है इधर, तो 18 जीवात्मा और 19 चिदात्मा ऐसा बोल सकते हैं। हाँ ऐसा बोल सकते हैं। अभी वो लक्षण, क्योंकि इसी प्रकार ये लक्षण कहा, वो 62 में भी वो लक्षण आएगा, 62 में भी वो है। तो यहाँ साक्षी तो इसलिए बोला, हम उस दृष्टि से इसलिए समझाया कि ये दोनों दृष्टृत्व अकर्तृत्व दोनों मिला के बोला है यहाँ, क्योंकि वो चिदत का जो स्वरूप है वो तो ऐसा बोल नहीं सकते, दोनों मिला के ही बोला है, किंतु दोनों का अलग अलग आपको समझना पड़ेगा। वहां क्या है, वृत्ति के साथ मिला के बोल रहे हैं, जन्म आदि को लेते समय कार्य की दृष्टि से बोल रहे हैं, यहां स्वरूप दृष्टि से बोल रहे हैं। ठीक है, और प्रश्न जो होगा कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।